छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की नमस्कार, जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में बात होगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां, और दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। और आज खास तौर पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर की टकराहट और इंडी गठबंधन में तनातनी की, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आदिवासी नेता की हत्या के बाद उपजे हालात की, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या राजस्थान में गहलोत सरकार में तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। तो आइए करते हैं इस खास प्रोग्राम की शुरुआत। तो जनादेश में सबसे पहले बात आज मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। कई विधानसभा से कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे और अपना असंतोष जताया। इस बीच मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। अब अखिलेश यादव लगातार इंडी गठबंधन के बजाय पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का महासंग्राम जारी है। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से नाराज दावेदारों और उनके समर्थकों में असंतोष बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि नर्मदापुरम, सिवनी मालवा और रामपुर बाघेलान सीटों पर घोषित कांग्रेस उम्मीदवारों को बदला जाए। कांग्रेस ने असंतोष को खत्म करने की रणनीति बनाई है, लेकिन रूठों को मनाना मुश्किल हो रहा है। उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के बाद कांग्रेस में मचे घमासान पर भाजपा ने चुटकी ली है। कमलनाथ जी ने तो कुर्ता फाड़ने की नसीहत कर दिग्विजय सिंह जी को लेकर दी और दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ने की बात कही, लेकिन कार्यकर्ता अतिशयोक्ति में आ गए, सिर्फ डपल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कमलनाथ जी के बंगले को घेरे हुए हैं। इस सब में षड्यंत्र, जो अंदरूनी राजनीति इनके अंदर कलह मची थी, वो सड़कों पर आ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 229 और भाजपा 228 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर चुकी है। प्रदेश में जहां बीजेपी ने अब तक 28 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिए हैं। भाजपा ने अब तक 32 विधायकों के टिकट काटे हैं, तो कांग्रेस ने 11 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। वहीं बीजेपी ने हारी हुई सीट पर 7 पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतारा है, जो 2018 से 2023 के कार्यकाल में मंत्री नहीं रहे। इसमें ग्वालियर पूर्व से माया सिंह, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, दामोह से जयंत मालैया, वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल, बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, खरगोन से बालकृष्ण पाटीदार और सिंधवा से अंतर सिंह आर्य शामिल हैं। भाजपा ने ओबीसी को 69 टिकट दिए हैं और अब तक घोषित 228 सीटों के करीब 30% ओबीसी को दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी को 62 टिकट दिए हैं, जो कुल टिकट के 27% से कम है। इस तरह ओबीसी को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना कराकर उन्हें न्याय दिलाने का दावा करने वाली कांग्रेस टिकट बांटने में पिछड़ों का दर्द भूल गई। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ओबीसी वर्ग को उनका न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं उस वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। उसके अतिरिक्त भी मौजूदा अपने प्रत्याशियों की सूची में 69 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों को दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को संतुलित रख के टिकट देने का काम किया है, सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम किया। लगभग 100 ऐसे युवा हैं जिनको टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। SC ST सीट्स के आरक्षित न होने की स्थिति में भी हमने टिकट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर
पिछड़ों वर्ग की राजनीति वो करती रही है। शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा है, उसके 3 मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो ओबीसी वर्ग से रहे। बाबूलाल गौर हो या उमा भारती वो भी ओबीसी वर्ग से आती है। तो कांग्रेस की तुलना में यदि देखेंगे तो भाजपा 30% के करीब उसने टिकट दी है ओबीसी को, और भाजपा के पास ओबीसी लीडर भी हैं। इस बीच मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के रवैये से नाराज चल रहे अखिलेश यादव अब INDIA नहीं बल्कि PDA की बात करते दिख रहे हैं। अब वो बार बार PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखे अपने पोस्ट में PDA के महत्व पर जोर दिया। मेरे साथी, PDA पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी PDA है और PDA ही NDA को हराएगा। समाजवादी पार्टी का रुख कांग्रेस इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी के समान है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के साथ उभर करके सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से अनैतिक गठबंधन है। कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, नीतियों को लेकर के एकमत नहीं है, नेतृत्व तो कैसे होगा इसको लेकर के पहले से गंभीर सवाल है। और अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जैसे बाहें चढ़ा रखी है समाजवादी पार्टी ने, अब इस किसी तरह के अलायंस की संभावनाएं पूरी तरह से छीण होती जा रही है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अब तक 33 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने पार्टी की मध्य प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल को सिंगरौली से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस तरह आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अब तक 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर 80 साल से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म 12D की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। आयोग ने इस बार नई पहल करते हुए 80 साल से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी है। मध्य प्रदेश में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 11 लाख से अधिक है। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने मध्य प्रदेश पर अजीत द्विवेदी की देखी, हमारे संवाददाता की, और खुद अजीत इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा चर्चा के लिए। अजीत, जिस तरह से आपकी रिपोर्ट में हमने देखी, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के